न्यूज अपडेट में मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। केदारनाथ में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं। कांग्रेस ने मनोज रावत को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी ने आशा नौटियाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में अब कांग्रेस बीजेपी पर इस बात को लेकर सवाल उठा रही है कि बीजेपी ने पूर्व विधायक शैला रानी रावत की पुत्री ऐश्वर्या को क्यों टिकट नहीं दिया। कांग्रेस का आरोप है कि इसलिए ऐश्वर्या को टिकट नहीं दिया है क्योंकि शैला रानी रावत कांग्रेस से बीजेपी में गई है, इसलिए बीजेपी को उन पर भरोसा नहीं था। केदारनाथ उपचुनाव में जनता इसका जवाब बीजेपी को देगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी राह आसान नहीं होगी वहां पर, क्योंकि जो अपमान उन्होंने दिवंगत नेता की पुत्री का किया है वो आपने पिछले 10 साल में नहीं देखा होगा। आप ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए ना भारतीय जनता पार्टी का। जितने उपचुनाव इस प्रदेश के अंदर हुए तो दांव जो है वो परिजनों पर ही खेला गया। पत्नी या फिर बच्चे नहीं है तो फिर भाई पर दांव खेल दिया गया सल्ट में। तो आपको पिथौरागढ़ में चंद्रापन देख लीजिए, सल्ट में देख लीजिए, थराली में देख लीजिए, बागेश्वर में देख लीजिए, कैंट विधानसभा में देख लीजिए, आपको तमाम ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां परिजनों पर दांव खेला है। भारतीय जनता पार्टी ने शैला रानी रावत जी की पुत्री को सिर्फ इसलिए टिकट नहीं दिया गया कि वो कांग्रेसी गोत्र की थी शैला रानी रावत, इसलिए उनके साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा। तो इसका बदला ऐश्वर्या रावत भी लेंगी और केदारनाथ की जनता भी लेगी कि आपने एक दिवंगत विधायक की आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम किया। केदारनाथ में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टी के प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं, जहां भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि भाजपा केदारनाथ सीट पर जीत हासिल करेगी और जनता भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है, लेकिन जनता सरकार के विकास कार्यों के साथ है, जिसके आधार पर ही जनता भाजपा को वोट देगी। कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई जायज कोई मुद्दा नहीं है और इस कारण से वो केदारनाथ क्षेत्र में पूरे प्रदेश में झूठी अफवाहें फैलाने में लगे हुए हैं और बेबुनियाद मुद्दों को उठा रहे हैं। उनके द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि केदारनाथ धाम का अस्तित्व खतरे में है और दिल्ली में जो केदारनाथ मंदिर बनाने का जो विषय था उसको भी उनके द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत उसको उठाया गया और वहां पर जो सोने की परत चढ़ाई गई उसके संबंध में भी उनके द्वारा बहुत ही दुष्प्रचार लगातार किया जाता रहा है। देहरादून में शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऋणी वर्षा सभागार में शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त बैठक ली। बैठक में जनपद की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में अस्पतालों में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की 100% नियुक्ति करने, निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने, अस्पतालों में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था करने, मरीजों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए गए। इसके साथ ही विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने, क्लस्टर विद्यालयों, पीएम श्री विद्यालयों के निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश शिक्षा विभाग के भी अधिकारियों को दिए हैं। पंद्रह दिन में 100% टीचर हमारे यहाँ हो जाएंगे। एलटी का रिजल्ट भी मुझे लगता है कि 10-15 दिन में निकल जाएगा। 1500 एलटी के टीचरों की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। बाकी हर स्कूलों में फर्नीचर देना है, बिजली का कनेक्शन देना है, पानी का कनेक्शन देना है, वहाँ पे खेल का मैदान बनाना है, सरकार की प्राथमिकताओं में है। फिर स्वास्थ्य विभाग में भी हम जो डॉक्टरों का गैप था वो भी पूरा करने जा रहे हैं और नर्सिंग स्टाफ भी अब हमारे यहाँ लगभग पूरा हो गया है। एनएम भी हम 391 एनएमओ का जो और जल्दी नियुक्ति करने जा रहे हैं। 1500 हम नर्सिंग स्टाफ की भी नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं। तो जिले वाइज हम आजकल गैप एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या कमी है और उसको सब पूरा किया। रुद्रपुर से खबर है, जहां गांधी पार्क में आमरण अनशन पर बैठी एक महिला श्रमिक ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर आग्रह किया कि अगर अनशन के दौरान उसकी मृत्यु होती है तो उसके शव का अंतिम संस्कार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खटीमा आवास के बाहर किया जाए। महिला श्रमिक के पत्र लिखने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस कर्मियों ने अनशन स्थल पर पहुंचकर महिला श्रमिक को उठाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। महिला श्रमिक का कहना है कि वो पंतनगर चिडकुल की डॉल्फिन कंपनी में काम करती थी। इस दौरान फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से श्रमिकों को कंपनी बेस से हटाकर ठेका प्रथा पर रखने का निर्णय लिया।
इसके विरोध में श्रमिकों की ओर से पिछले 2 माह से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन जब इसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो कई महिला और पुरुष श्रमिकों की ओर से पिछले 8 दिनों से कई आमरण अनशन शुरू कर दिए गए। पिंकी कुमार जी ने लेटर लिखा है और उन्होंने उसमें साफ लिखा है कि अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार यहाँ का शासन प्रशासन और प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने खत लिखा है, मोदी जी के लिए, और उन्होंने साफ बोला प्रधानमंत्री जी कि अगर मैं मरती हूँ तो मेरी अंतिम इच्छा, लास्ट इच्छा मेरी यह है कि मेरी अर्थी को जो है यहाँ के पुष्कर धामनी मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री, उनके आवास खटीमा पर मेरी अस्थि को जलाया जाए। उनका यही कहना है उसमें। उन्होंने और अपनी मांगे लिखी है जो मेरे कानून के दायरे में है कि मेरी मांग है जो कानून लगाने की लागू करने की बात कर रही हूँ, और उनकी कोई मांग नहीं है। वो यहाँ कानून, सिर्फ जो कानून है, हमारा श्रम कानून हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो या भारत का संविधान, वो कानून लागू कराने की बात कर रही है। दीपावली पर उल्लुओं की तस्करी और अवैध खरीद फरोख्त को लेकर हरिद्वार वन विभाग हाई अलर्ट पर है, जहां वन विभाग ने गश्त बढ़ाने और तस्करों की धरपकड़ के निर्देश जारी किए हैं। डिवीजन की सभी रेंजों के वन क्षेत्राधिकारियों के साथ ही फील्ड कर्मियों को अलर्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि दीपावली पर उल्लू की तस्करी अधिक होती है, इसके लिए गश्त को अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा की दृष्टिगत रात्रि और दिन में पेट्रोलिंग करते रहें और विशेष तौर पे इस दीपावली के पर्व पर उल्लू इत्यादि के शिकार की शिकायतें मिलती हैं, तो उसके दृष्टिगत भी उल्लू सहित अन्य वन्य जीव और वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए समस्त रेंजों को अलर्ट जारी किया गया है और समस्त रेंजों के द्वारा वन क्षेत्रों में और रेंजों में अपने क्षेत्रों में रात्रि गश्ती की जा रही है। इसके अलावा जो हमारे इस तराईपुरी वन प्रभाग के अंतर्गत जितने भी बैरियर हैं वहां भी विशेष चौकसी बढ़ती जा रही है। वन उपज वाहनों की जांच की जा रही है ताकि वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के दृष्टिगत समस्त उपाय किए जा रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत रात्रि और दिन में पेट्रोलिंग। हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक मोतीचूर रेलवे स्टेशन के पास डेटोनेटर पड़ा मिला, जहां सूचना पर जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर डेटोनेटर बरामद किया। वहीं जीआरपी ने डेटोनेटर रखने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जीआरपी का कहना है कि मामला संवेदनशील है और लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। रेलवे ट्रैक पर एक डेटोनेटर मिला है जिसको कि रेलवे विभाग द्वारा जो है यूज किया जाता है। इस पर सेंसिटिवली हमने काम किया है। हमारी जो थाने की टीम है वो वहां पर पहुंची थी और सीसीटीवी कैमरास को देखा गया तो एक संदिग्ध अभियुक्त उसमें जो है हमने आइडेंटिफाई किया है। इस पर हमने मुकदमा भी पंजीकृत किया है जिसमें कि 288 बीएनएस की धारा में हमने मुकदमा पंजीकृत किया है और जो अभियुक्त है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा की उपस्थिति में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के मध्य समझौता किया गया। वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत आईटीबीपी की उत्तराखंड में तैनात वाहिनी के स्थानीय उत्पादों, बकरी, भेड़ और मछली की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर उत्तराखंड शासन से सचिव डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम और आईटीबीपी से आईजी संजय गुंजियाल ने हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य के स्थानीय उत्पादों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में रहे। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी को सब्जियां, दूध, पनीर, अंडे की आपूर्ति की व्यवस्था भी राज्य से किए जाने की दिशा में योजना बनाई जाए। केदारनाथ धाम में हिमालयन हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई। हालांकि घटना में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक बार फिर हवाई कंपनियों की सिंगल इंजन की पोल खुलती नजर आई। दरअसल बीते मंगलवार को केदारनाथ धाम में शेरसी हेलीपैड से हिमालयन हेली का हेलीकॉप्टर यात्रियों को लेकर केदारनाथ के लिए रवाना हुआ। हेलीकॉप्टर जैसे ही MI-26 हेलीपैड के नजदीक पहुंचा, उसके इंजन से धुआं निकलने लगा। ऐसे में किसी अनहोनी की आशंका को भांपते हुए पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग करा दी, जिसके बाद हेलीकॉप्टर पर सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पायलट की सूझबूझ से बड़ी घटना होते होते टल गई। हिमालयन हेली सर्विस का एक हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसमें वो केदारनाथ हेलीपैड पर उसको लैंडिंग कराई गई, जिसमें सभी यात्री जो भी उसमें सवार थे सभी लोग सुरक्षित हैं और उसकी टेक्निकल टीम द्वारा उसकी तकनीकी जांच की जा रही है
और जल्दी जो हिमालयन से हेली सर्विस की सेवा है चालू की जाएगी और उसमें किसी भी तरीके का कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। चमोली से खबर है, जहां के जिला युवा कल्याण विभाग ने स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव पर जनपद स्तरीय महिला मंगल दलों की सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम आयोजित किया, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी वैष्णव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस महिला मंगल दलों ने उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुति दी। विवेकानंद जी के 12 जनवरी में जो इनका जन्म दिवस होता है उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो हमारा जो है कार्यक्रम पहले विकास खंड स्तर पर हुआ और सारे 9 के 9 विकास खंडों में होने के बाद जो प्रथम स्थान पर प्राप्त हुई टीमों को जनपद स्तर पर बुलाया गया है। तो लोकगीत और लोक नृत्य, एकल गीत और एकल नृत्य पर यहाँ पर प्रथम जो ब्लॉक में आई थी वो यहाँ पर उपस्थित हुई है। युवा महोत्सव जो कि स्वामी के इसमें मनाया गया है, तो ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है मंच और हमारी महिलाओं में बहुत प्रतिभा है, जो कि यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि बड़े सुंदर सुंदर लोगों ने अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम किया है। और मैं बहुत ही अपने को बहुत नसीब समझती हूँ कि मैं देवभूमि से हूँ। हमारे यहाँ की प्रयाग विधानसभा की कीर्तिनगर में एक नाबालिग के गायब होने की सूचना पर आज कीर्तिनगर में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया है। गुस्साए लोगों ने पहले कोतवाली कीर्तिनगर का घेराव किया, उसके बाद कीर्तिनगर बाजार में विशेष समुदाय के लोगों की दुकान में तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस ने जैसे तैसे मामले को शांत किया और गायब हुई नाबालिग की गुमशुदगी दर्ज की। नाबालिग को खोजने के लिए टीम गठित कर दी गई है। घटना को धर्मांतरण से भी जोड़ा जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नाबालिग को धर्मांतरण के लिए भी उस्काया जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धारा में भी मुकदमा दर्ज कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील जनता से की है। रात को एक बालिका के मिसिंग होने की सूचना थाने में मिली थी। सूचना पर जो थाने से बालिका की बरामदगी हेतु जो है अलग अलग टीमें गठित की गई थी और रात भर जो है सभी संभावित क्षेत्रों पे चेकिंग किया गया था। सीसीटीवी फुटेज देखे गए थे और सुबह जो है एसडीआरएफ को भी बुला लिया था। नदी के किनारे जो है वहां भी तलाश कर लिया गया था। और आज इसमें जो है मिसिंग हमने पंजीकृत कर ली गई है और बाहर भी जो है टीमें बालिका के बरामदगी के लिए भेज दी गई और शीघ्र ही बालिका को सकुशल बरामद कर दिया जाए। केदारनाथ में उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे करने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप भी कर रही हैं। इसके साथ ही कांग्रेस का यह भी कहना है कि केदारनाथ के प्रतिरूप को दिल्ली स्थापित करके भाजपा ने केदारनाथ के अस्तित्व को ठेस पहुंचाई है। इस पर भाजपा ने भी जवाबी पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व में मुंबई में बद्रीनाथ धाम का प्रतिरूप स्थापित किया गया था, जिसका तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिलान्यास किया था, जबकि भाजपा की धामी सरकार के समय में ऐसा कड़ा कानून लाया गया है जिससे प्रदेश के चारों धामों के नाम व प्रतिरूप स्थापित करने पर कड़े प्रावधान किए गए हैं। बद्रीनाथ धाम का सेम मंदिर, सेम पैटर्न का इन्होंने मुंबई में बनाया था और उसका शिलान्यास वही हरीश रावत जी जाकर करे थे, लेकिन उसके खिलाफ भी इन्होंने कोई कड़ा कानून या कोई भी फैसला कैबिनेट में नहीं लाया कि इस धाम के हमारे उत्तराखंड के धामों के लिए धामों जैसा कोई भी धाम कहीं भी नहीं बनाया जाएगा। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ऐसा कड़ा कानून लेकर आया, कड़ा फैसला लेकर आया कि उत्तराखंड की तर्ज पर जो हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, चारों धाम यहाँ पर रहते हैं, तो इन चीजों को लेकर कहीं और भी इसका धाम की प्रतीकात्मक मूर्ति, प्रतीकात्मक मंदिर न बने, इसको लेकर उन्होंने कड़ा फैसला लिया हुआ है। और कोई भी ऐसा एकदम सेम टू सेम पैटर्न का मंदिर या कहीं पर भी नहीं बना है, किसी भी आस्था से खिलवाड़ नहीं किया गया। ये कार्य जो उन्होंने किया है अपने भूतकाल को देखें, तब प्रेजेंट की बात करें तो शोभा देगा। अल्मोड़ा छात्र संघ चुनाव न होने से नाराज छात्रों के बवाल और आत्मदाह के प्रयास के बाद कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने राज्य सरकार पर कड़ा हमला बोला है। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक ने चुनाव न करवाने के फैसले की आलोचना की और कहा कि सरकार की हठधर्मिता के चलते छात्र गलत कदम उठा रहे हैं, इसलिए जल्द से जल्द चुनाव करवाने चाहिए ताकि छात्रों की मांगों को सम्मान दिया जा सके। हमेशा विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने समयानुसार तिथि घोषित करी और छात्र संघ चुनाव को संपादित किया है, लेकिन क्या कारण है
कि जो हमारा इस छात्र संघ चुनाव से जो हमारा नेतृत्व उभरता है, जो आने वाले समय में इस उत्तराखंड का भविष्य तय करता है। कई ऐसे हमारे लोग हैं जो आज विधायिका पे और संसद पे, जो हमारे विभिन्न पदों पे हैं, संसद के सांसद के पद पे हैं, विधायक के पद पे हैं, वो इसी छात्र राजनीति से आगे बढ़े हुए हैं और यहाँ से हमारा प्रथम पायदान है, सीढ़ी पायदान है और यहीं से हमारा नेतृत्व उभरता है। और क्या कारण है कि प्रदेश में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी हठधर्मिता दिखा रही है और शासन चुनाव को टालना चाह रही है। हमें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगने वाले महिला समूहों के लिए सरस मेले से महिला समूहों को खास फायदा हुआ है। इसी को लेकर देहरादून के मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों को आने वाले समय में सरकार और व्यापक स्तर पर बढ़ाने का काम करेगी। इस बार के सरस मेले में 4.5 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू आया है, जो बहुत ही अच्छा है। ऐसे कार्यक्रमों में से ग्रामीण क्षेत्रों के महिला समूहों को खासा फायदा हुआ है। उनके उत्पादों को लोगों ने पसंद किया है। आने वाले साल में जहां पर भी सरस मेले का आयोजन किया जाएगा, उसको और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। 4.5 करोड़ का हमारा रेवेन्यू हुआ है, विच इज़ मतलब सबसे ज़्यादा ही होगा अभी तक किसी जिले में अगर हुआ होगा तो, किसी भी सरस मेले में हमारे उत्तराखंड में। तो ये बहुत ही अच्छी हमें मिली है। आगे भी हम जैसे अगर नेक्स्ट ईयर सरस होता है उसमें भी और भी कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें जितने महिलाएं समूह हैं वो उसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करेंगी। उनको अच्छा इसमें रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, उनके प्रोडक्ट्स अच्छी बिक्री हो रही हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे स्टेट के सीएम साहब हैं, उनका जो मतलब ड्रीम है एक लखपति दीदी का, उनको बढ़ाना है, तो उसमें हमारा ये सफल क्रियान्वयन हो रहा है। आगामी 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है। कांग्रेस और भाजपा दोनों दल इस चुनाव में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस से मनोज रावत ने अपना नामांकन किया है, तो वहीं बीजेपी से आशा नौटियाल ने नामांकन किया है। दोनों पार्टियों के प्रत्याशी पूर्व में केदारनाथ विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। एक बार अब दोनों पूर्व विधायक इस सीट से प्रत्याशी के तौर पर फिर आमने सामने हैं। कांग्रेस पार्टी इस उपचुनाव में अपनी जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दावा किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों से जीत दर्ज करेंगी। उन्होंने कहा कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है और जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। एक कहावत है गांव की भाषा में कि नाई नाई कितने बाल के सामने आ जाएंगे। तो ये तो अभी चुनाव शुरू भी नहीं हुआ, आज तो नामांकन ही हुआ है। और जिस प्रकार से कांग्रेस भ्रामक प्रचार करके और काम करती है, मैं समझता नहीं कि जनता यहाँ की बहुत जागरूक है। उत्तराखंड की जनता, उन्होंने जब भी मौका आया जवाब दिया है कांग्रेस को। और मैं आज बड़े दावे के साथ एक बात कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से केदारनाथ को केदारपुरी के रूप में विकसित माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया, जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, और एक ऐसी महिला जो हमारी महिला मोर्चे के अध्यक्ष है, 2 बार वहाँ विधायक रह चुकी, उसे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। तो मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ कि भले ही वो परिणाम 23 तारीख को आएगा, ये भले ही कुछ भी कहे, हम लोग बड़े अच्छे अंतर से इसलिए भी जीतेंगे। सीट भी हमारी थी और आज भी हम उस सीट को जीतने की स्थिति में हैं। एक कहावत है। श्रीनगर गढ़वाल के राजकीय मेडिकल कॉलेज में मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मेडिकल कॉलेज में विगत 7 सालों के भीतर हुए मरीजों के हित में जानकारी दी गई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के प्रयासों से स्थापना काल के कई सालों के बाद मेडिकल कॉलेज और टीचिंग अस्पताल की बदली सूरत का लेखा जोखा रखा गया है। सरकार और शासन, उसमें एक तो मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड हो, उसमें जो जितने भी हमारे फैकल्टी और जो हमारी सपोर्टिंग स्टाफ है उनके क्वार्टर्स हों, प्लस पैरामेडिकल का जो इंस्टीट्यूट हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो है फेज वाइज तैयार की जा रही हैं। अभी तो जो है जो जीबी के ग्राउंड का जो हमें ज़मीन मिली है उसका जो है डिमार्केशन हो रहा है, उसकी जो है फेंसिंग वाल जो है पेयजल निगम वाले कर रहे हैं तैयार। और जो हमारा ग्राउंड वाला पोर्शन है उससे RWD को जो है एजेंसी बनाया गया है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी। सरकार और शासन। रुद्रपुर की बात करेंगे, जहां पुलिस लाइन में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें उधम सिंह नगर जिले के डीएम उदयराज सिंह सहित जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी सभी लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाते दिखे। कार्यक्रम में विजेता खिलाड़ियों को डीएम और एसएसपी ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
रन फॉर यूनिटी का एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रशासन के सभी अधिकारी, स्पोर्ट्स के सभी अधिकारी और वो बच्चे जो कि स्पोर्ट्स कॉलेज में ट्रेनिंग लेते हैं और पुलिस के सभी कर्मचारी ने एक ये रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम किया, जिसके माध्यम से पूरे देश में एकता है यह संदेश देना लक्ष्य था। ये एक दिन पहले किया गया क्योंकि दीपावली के त्यौहार के कारण शासन से मनाएंगे। उसी क्रम में आज रन फॉर यूनिटी बच्चों का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस विभाग के जो जवान हैं उनको भी आज यहीं स्पोर्ट स्टेडियम में कप्तान साहब ने इकट्ठा किया और अभी दौड़ आप लोगों ने देखा होगा। इसका एक मैसेज ये देना है कि हम सब एक हैं और देश के लिए हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं देश की सुरक्षा के लिए। शासन ने नैनीताल बैंक से 16 करोड़ साइबर ठगी के बाद भी बैंक पर ग्राहकों का भरोसा बना हुआ है। बैंक के मुख्यालय में बैंक प्रबंधन ने बताया कि इस साल भी बैंक ने बेहतर काम किया है। इस दौरान कहा कि वो जल्द ही 12 नई शाखाएं खोलने जा रहे हैं और ग्राहकों के लिए कैंसर हेल्थ पॉलिसी भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें ग्राहकों को 1500 रुपए सालाना देना होगा और 10 लाख की कवरेज बैंक देगा। CSIT जो है जो ऑडिट करती है, उसके जो भी ऑब्जर्वेशन थे हमने वो पूरे कर लिए हैं और उन्होंने उसके बाद कहा था कि हमने एक्सटर्नल ऑडिट भी करवा लिया और हमारी तरफ से सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है और किसी भी समय RBI हमें दोबारा परमिशन दे सकता है। हमारा RTGS और नेफ्ट जो अभी बंद पड़ा है आउट गोइंग वाला, वो कभी किसी भी समय स्टार्ट हो सकता है। अपने लेवल पर हमने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। हाँ बिल्कुल, अभी जहां जहां उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिए थे अपनी तरफ से और ज्यादा सुदृढ़ कर दिया है और ज्यादा हमने उसको डायनेमिक बना दिया ताकि आगे किसी भी तरह की अगर कोई प्रयास भी करे तो फर्स्ट टाइम पे हमें पता लग जाए, उसका सिग्नल हमें मिल जाए। हाँ देखो, मेरा ये मानना है कि ग्राहकों को घबराने की किसी भी तरह से जरूरत नहीं है। अभी भी जो फिलहाल जो हमारा अटेम्प्ट हुआ था उसमें ग्राहकों के अकाउंट पर कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का कोई भी अटेम्प्ट नहीं हुआ था। वो सिर्फ जो हमारा जो बैंक का अकाउंट है उसी के ऊपर कहीं ना कहीं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को देश भर में पूरे उत्साह के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए SP चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर चंपावत पुलिस रन फॉर यूनिटी तथा रश्मि परेड का आयोजन कर रही है। आगामी 31 अक्टूबर को दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम जनपद चंपावत में 31 अक्टूबर के बजाय 29 अक्टूबर को हुआ। CO चंपावत वंदना वर्मा ने रश्मि परेड को हरी झंडी दिखाते हुए बताया कि चंपावत पुलिस व अन्य सशस्त्र बलों ने खटकाना पुल चंपावत से मुख्य बाजार होते हुए GIC चंपावत तक रश्मि परेड का आयोजन कर लोगों को समाज में एकता, भाईचारे और सामंजस्य की भावना को प्रोत्साहित करने और लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया है। पुलिस फोर्स और SSB, इसके अलावा STR सभी ने मिलकर एक फ्लैग मार्च निकाला है और इसका उद्देश्य यही है एकता की भावना का उपचार के साथ करना। साथ ही साथ हमने क्षेत्र में बढ़ते हुए नशे को भी इस पे टारगेट किया है। जो नशे की समस्याएं आए दिन बढ़ रही है, तो इस फ्लैग मार्च के माध्यम से हमने बस्ती में नशे के प्रति भी जागरूक करने के लिए साथ ही साथ इसमें लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया। और न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बन रही लखपति दीदी। विष्णु सरकार में खुशहाली का अभियान। महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही महिलाएं। छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण का अभियान। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की जिंदगी में खुशहाली का नया अभियान हुआ है। राज्य में महिलाओं के स्व सहायता समूह आर्थिक और सामाजिक विकास की पहचान बन गए हैं। प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं की आत्मनिर्भरता की आदर्श योजना बन गई है। राज्य में इस योजना को बिहान के नाम से जाना जाता है। विष्णुदेव साय सरकार में दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के हितग्राहियों की संख्या 27 लाख को पार कर चुकी है। स्व सहायता समूह में 10 से 12 महिलाएं होती हैं। स्व सहायता समूह को 15,000 रुपए चक्रीय निधि का प्रावधान। समूह की हर महिला का बैंक अकाउंट खुलता है। महिला स्व सहायता समूहों का NPA 1% से भी कम। हम लोन निकाले नोखर फार्म बना है। दो फार्म में 2000 KPCT के साल में लगभग 1 लाख
10-15 हजार के लाभ हमारे समूह ला मिल जाते। इस तरह हमन हा लखपति दीदी बने के सपना ला साकार करत हन। आइए जानते हैं कि बिहान योजना कैसे लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। बिहान योजना के अंतर्गत सबसे पहले 10 से 12 महिलाओं के छोटे छोटे स्व सहायता समूह बनते हैं। समूह बनने के बाद उसे 15,000 रुपए की चक्रीय निधि दी जाती है। समूह को मिली इस चक्रीय निधि से महिलाएं 1,000 रुपए अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए प्राप्त कर सकती है। इस राशि पर समूह एक तय ब्याज दर लगाता है। इसके बाद समूह के 6 महीने पूरे होने पर उसे 60,000 रुपए कम्युनिटी इंस्टीट्यूशनल फंड दिया जाता है। इस राशि की समूह की महिलाएं किसी भी आजीविका गतिविधि के लिए ऋण ले सकती हैं। इस पर ब्याज दर समूह स्वयं तय करता है। महिला स्व सहायता समूह गठित होने के साथ समूह के साथ उसमें शामिल हर दीदी का बैंक अकाउंट खुल जाता है। महिला स्व सहायता समूहों की साख का अंदाजा इसी तथ्य से लगा सकते हैं कि इनका एनपीए 1% से भी कम है। हमारे प्रधानमंत्री जी का बड़ा संकल्प है कि हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे और उसमें एक ड्रोन दीदी बनाने का भी है। विशेष पिछड़ी जनजातीय महिलाओं को लाभ, स्वरोजगार से लखपति दीदी, महिलाएं कर रही सौर ऊर्जा उत्पादन, बिहान से मिल रही ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी बिहान का सबसे अधिक लाभ विशेष पिछड़ी जनजातीय समाज की उन महिलाओं को मिल रहा है जिनके पास रोजगार के कोई साधन नहीं थे। इसी तरह शहर और कस्बाई इलाके में रहने वाली महिलाएं इस योजना से स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ा रही हैं। इस मिशन के तहत महिलाओं को सौर ऊर्जा उत्पादन, ड्रोन चलाने के साथ ही खेती के आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है। विष्णु सरकार ने सच किया घर का सपना। 18 लाख परिवारों को विष्णु सरकार दे रही पक्का मकान। सीएम बनते ही विष्णु सरकार ने गरीबों को दिया तोहफा। विष्णु की पहली कैबिनेट बैठक ने 18,12,743 पीएम आवास मंजूर। सीएम विष्णुदेव साय ने गरीबी और अभाव को करीब से देखा है। ऐसे में गरीब परिवारों के सुख और दुख उन्हें अच्छी तरह से पता है। तभी तो सीएम बनते ही उन्होंने पहली नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुगर। आप देख रहे हैं दीपावली पर विशेष कार्यक्रम। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। आध्यात्मिक रूप से ये अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। दीपावली का इतिहास रामायण से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को रावण की कैद से छुड़वाया था तथा उनकी अग्नि परीक्षा के उपरांत 14 वर्ष का वनवास व्यतीत कर अयोध्या वापस लौटे थे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे। कार्तिक मास की सदन काली अमावस्या की वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी थी। अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र जी, माता सीता तथा अनुज लक्ष्मण के स्वागत हेतु संपूर्ण अयोध्या को दीप जलाकर रोशन किया था। तभी से दीपावली अर्थात दीपों का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि अयोध्या में केवल 2 वर्ष ही दीपावली मनाई गई थी। कई हिंदू दीपावली को भगवान विष्णु जी की पत्नी तथा उत्सव, धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ मानते हैं। दीपावली का 5 दिवसीय महाउत्सव देवताओं और राक्षसों द्वारा दूध के लौकिक सागर के मंथन से पैदा हुई लक्ष्मी जी के जन्म दिवस से शुरू होता है। दीपावली की रात वह दिन है जब लक्ष्मी जी ने अपने पति के रूप में विष्णु जी को चुना और फिर उनसे शादी की। लक्ष्मी जी के साथ साथ भक्त बाधाओं को दूर करने के प्रतीक गणेश जी, संगीत साहित्य के प्रतीक
सरस्वती माता और धन प्रबंधक कुबेर को प्रसाद अर्पित करते हैं। कुछ दीपावली को विष्णु जी के बैकुंठ में वापसी के दिन के रूप में भी मनाते हैं। मान्यता ये भी है कि इस दिन लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती है और जो लोग उस दिन उनकी पूजा करते हैं वे आगे के वर्ष के दौरान मानसिक शारीरिक दुखों से दूर सुखी रहते हैं। दीपावली का त्योहार भारत